डियर स्टूडेंट्स, लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत आज बीए पार्ट द्वितीय में भारत में प्रशासनिक संस्थाओं जाकर फर्स्ट पेपर है, उसके तहत नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी का क्या अर्थ है और ब्यूरोक्रेसी के जो प्रमुख प्रकार हैं हम उनके बारे में अध्ययन आज करेंगे। सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी को स्पष्ट करने से पहले हम लोक सेवा क्या होती है उसको हम समझें। सिविल सर्विसेज और नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी। लोक सेवा शब्द का जो प्रचलित अर्थ है वो है राज्य की प्रशासकीय सेवा की असैनिक शाखा। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है कि राज्य की प्रशासकीय सेवा की असैनिक शाखा यानी सैनिक वाली जो शाखा है उसको छोड़ के सभी भी जो प्रशासकीय सेवाएं हैं वो लोक सेवा में शामिल होती है। ब्रिटेन में इस शब्द की परिभाषा इस रूप में दी गई है कि राजनीतिक या न्यायिक पदाधिकारियों के अतिरिक्त क्राउन के जो सेवक हैं जो असैनिक रूप से सेवायोजित हैं और जिनका स्वीकृति प्रदान की गई है वो लोक सेवा में शामिल है। यानी कुल मिला के ये बात स्पष्ट होना जानी चाहिए आपको कि लोक सेवा में सैनिकों को छोड़ के सुरक्षा सेवाओं से जुड़े हुए हैं सभी को शामिल किया जाता है, जिसकी प्रमुख परिभाषा है हरमन फाइनर महोदय ने जो दी है। अधिकारियों का एक ऐसा पेशेवर निकाय प्रोफेशनल, ठीक है, लोक सेवा है जो स्थायी हो, वेतनभोगी हो और कार्यकुशल। तीनों चीज आपको याद रखनी है कि अधिकारियों का एक ऐसा पेशेवर निकाय लोक सेवा कहलाएगा या कहलाता है जो स्थायी हो, वेतनभोगी हो और कार्यकुशल। यानी लोक सेवा से मतलब हुआ किसी भी राज्य की सरकार में कार्यरत समस्त पदाधिकारी, उच्चतम स्तर पर सचिव और कनिष्ठतम जो क्लर्क होते हैं उन सबको लोक सेवा में शामिल माना जाता है। आगे समझिए, लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित प्रतिनिधि नीतियों के निर्माण का कार्य करते हैं और लोक सेवा इन नीति निर्माताओं द्वारा जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं, जो नीतियां लागू की जाती है, उनका निष्पादन करते हैं। ठीक है। साथ ही नीति निर्माण के लिए जो आवश्यक सूचनाएं चाहिए, जो आंकड़े चाहिए, वो भी इन्हीं के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। सामान्यतः लोक सेवा को नौकरशाही नाम से संबोधित कर दिया जाता है या हम करते हैं, किंतु नौकरशाही और लोक सेवा में तकनीकी अंतर है। अब यहां से समझिए, नौकरशाही जो शब्द है उसके विभिन्न अर्थ आज तक लिए गए हैं, माने गए हैं। जैसे कि लोक सेवा की कार्य प्रणाली में जब कुछ बुराइयां जैसे कि अकार्य कुशलता की, अमानवीय दृष्टिकोण की, लाल फीताशाही की, देरी, जटिलता, धीमापन यानी विलंब, लक्ष्य और साध्य की अपेक्षा साधन या प्रक्रिया के पालन पर अधिक बल दिया जाना, तो उस स्थिति में उसको नौकरशाही कहा जाता है। अब यह बात समझें, जिस तरह से अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में वैल्यू और प्राइस में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता, उसी तरह लोक प्रशासन में, लोक सेवा और नौकरशाही में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, फिर भी इनमें अर्थभेद है, अंतर है। ठीक है। अब हमने लोक सेवा के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली और
जब हम नौकरशाही का अर्थ समझेंगे तो हमें दोनों का अंतर आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, नौकरशाही से या ब्यूरोक्रेसी से आप क्या समझते हैं? ब्यूरोक्रेसी जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के अर्थशास्त्री हुए थे विंसेंट डी कॉमे, उनके द्वारा किया गया था। ब्यूरोक्रेसी जो शब्द है अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये फ्रांसीसी भाषा के शब्द ब्यूरो से बना है, जिसका तात्पर्य है लिखने की मेज या डेस्क। बच्चों, ये ब्यूरोक्रेसी का जो शाब्दिक अर्थ है ये पूछ लिया जाता है और आपको इसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए। सामान्यतः इस शब्द को मैंने बताया कई तरह से प्रयुक्त होता है, ऐसे कई अर्थ निकाले जाते हैं और आज तक निकाले गए हैं। लेकिन सरल रूप से अगर आप समझना चाहते हैं कि भाई नौकरशाही से क्या तात्पर्य है, तो देखिए, सरकारी सेवा में कार्य करने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों का जो सामूहिक नाम है उसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, यानी एक तरफ तो हम यूँ कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी एक आवश्यक बुराई है जिस रूप में उसे परिभाषित किया गया है, और दूसरी तरफ इसे एक अच्छाई माना गया है। तो परंपरागत रूप से तो इसको बुराई माना गया है और आधुनिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो इसको एक अच्छाई के रूप में माना गया है। जब आप परिभाषाएं देखेंगे तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी। परंपरावादी विचारधारा, ट्रेडिशनल जो व्यू है वो क्या कहता है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अनुसार ब्यूरोक्रेसी शब्द ब्यूरो या विभाग में प्रशासकीय शक्ति के केंद्रित होने तथा राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर के विषयों में भी अधिकारियों के अनुचित हस्तक्षेप को व्यक्त करता है। कहने का मतलब अधिकारी लोग हैं वो अनुचित हस्तक्षेप करते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, जौने वीक, ये हम परंपरागत दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं यहाँ पे। विकृति एवं परिहास के कारण ब्यूरोक्रेसी जो शब्द है उसका जो अर्थ है वो किन बातों में लिया जा रहा है? काम में घपला, मनमानी, अपव्यय, हस्तक्षेप आदि माने जाना लग गया है। ये वीक की परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जा सकती है, आपको याद भी होनी चाहिए। लास्ट की महोदय क्या कहते हैं? नौकरशाही का आशय उस व्यवस्था से है जिसका पूर्ण रूपेण नियंत्रण उच्च अधिकारियों के हाथ में होता है और ये इतना स्वेच्छाचारी हो जाता है कि उन्हें नागरिकों की निंदा करते समय भी संकोच नहीं होता। कहने का मतलब ब्यूरोक्रेसी में अधिकारियों का समूह है, वो कौन से वाला? उच्च स्तर वाला। ठीक है, और वो अपनी हाथ में सारी नियंत्रण शक्ति रख के चलते हैं। अब हम बात करते हैं आधुनिक विचारधारा, मॉडर्न व्यू क्या कहता है हमें, फिल्मी क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। नौकरशाही तकनीकी दृष्टि से कुशल कर्मचारियों का एक व्यावसायिक वर्ग है जिसका संगठन पद सोपान के अनुसार किया जाता है और जो निष्पक्ष होकर राज्य का कार्य करते हैं। वहीं कार्ल फ्रेडरिक महोदय क्या कहते हैं? नौकरशाही उन लोगों के पद सोपान, कार्यों के विशेषीकरण, उच्च स्तरीय क्षमता से युक्त संगठन है जिन्हें इन पदों पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ठीक है। एफएम मार्क्स बताते हैं कि नौकरशाही पद सोपान, क्षेत्राधिकार विशेषीकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, निश्चित वेतन एवं स्थायित्व जैसी विशेषताओं से युक्त संगठन है। नौकरशाही को एक संगठन माना गया जिसके अंदर पद सोपानात्मक व्यवस्था है, कार्यों का विशेषीकरण है, उच्च स्तरीय क्षमता है जो प्रशिक्षण के द्वारा विकसित की गई है। ठीक है। अब ये जो परिभाषा है इनमें विभिन्न प्रकार के अर्थ आपको समझ में आ रहे होंगे, लेकिन
सीधी सी बात यह है कि नौकरशाही एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जो सार या प्रशासन के लक्ष्यों की अपेक्षा प्रक्रिया पर विशेष बल देती है। मेन चीज है कार्य करने का प्रोसीजर, उसके ऊपर नौकरशाही द्वारा विशेष बल दिया जाता है। अब यहाँ पे हम FM मार्क्स महोदय के विचार जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि मार्क्स महोदय ने नौकरशाही के बारे में कहा है कि करोड़ों लोगों ने नौकरशाही शब्द नहीं सुना है, और जिस किसी ने भी सुना है वह या तो इसके प्रति शंकालु है या फिर ये समझता है कि नौकरशाही शब्द किसी न किसी बुरी बात से संबंधित है। ठीक है, यानी कुल मिला के नौकरशाही को लेके विभिन्न अर्थ निकाले गए हैं, और उन विभिन्न अर्थों को FM मार्क्स महोदय, हमने इतनी सारी परिभाषाएं पढ़ी है, आपने बहुत सारे अर्थ, बहुत सारे बातें नौकरशाही के बारे में जानी है, सुनी है। तो अब हम उन्हीं के आधार पर FM मार्क्स महोदय ने जो वर्गीकरण किया है कि नौकरशाही शब्द का क्या क्या अर्थ लगाया जा सकता है उसको जानेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, आपको इसको याद भी रखना है कि नौकरशाही एक विशेष प्रकार का संगठन है। या समझ लें, हम पढ़ने जा रहे हैं FM मार्क्स के द्वारा नौकरशाही के बताए गए अर्थ, नौकरशाही शब्द के क्या क्या अर्थ निकाले जा सकते हैं, जो कि उन्होंने विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए बताया। पहली बात कि नौकरशाही एक विशेष प्रकार का संगठन है जो क्या काम करता है, सरकारी नीति को, सरकारी नीतियों को क्रियान्वित करता है। ठीक है। दूसरी बात कि संगठन के अच्छे प्रबंध में एक व्याधि के रूप में, बाधक के रूप में ये कार्यरत होता है। लास्की और जॉन विक का ऐसा मानना है, ठीक है, कि नौकरशाही क्या है, एक व्याधि है, एक बीमारी है, एक बुराई है। क्यों है बुराई? जैसे कि इसमें बताया गया है कि प्रशासन में दैनिक कार्यों पर अधिक बल दिया जाता है, नियमों की तुलना में लचीलेपन को छोड़ दिया जाता, नियमों पे ज़्यादा जोर है, लचीलापन नहीं अपनाया जाता। निर्णयों में विलंब है, मनमानी है, अपव्यय, अतिव्यय, नवीन प्रयोगों को काम में लेने से झिझक, हिचक, दूरी है, सख्ती है। इस कारण से ये कठोर है, यंत्रवत हो जाता है, अमानवीय हो जाता है, औपचारिक ज़्यादा होता है, आत्महीनता और आत्मोन्नति से जुड़ जाता है। ठीक है। तो इन गुणों और अवगुणों, या गुण नहीं कहेंगे हम इनको, क्या कहेंगे, एक तरह के अवगुण है, और ये अवगुण एक व्यवस्था में एक व्याधि के रूप में, एक बीमारी के रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है। तीसरा अर्थ जो हम ले सकते हैं नौकरशाही शब्द का वो है एक बड़ी सरकार, इज बिग गवर्नमेंट। आज का युग बड़ी संस्थाओं का युग है। ठीक है, जहाँ पर निगम, व्यापार संघ, कार्मिक संघ, मजदूर संघ, विभिन्न राजनीतिक इस तरह की संस्थाएं कार्यरत हैं। ठीक है। तो सीधी सी बात है, बड़ी सरकार, बड़े संगठन के जो उद्देश्य, जो कि व्यापक उद्देश्य हैं, उनको क्रियान्वित करने के लिए एक बड़ी संस्था की आवश्यकता है, एक बड़ी शाखा, प्रशासन की शाखा की आवश्यकता है, जो कि कौन है, नौकरशाही, और जिसके कारण से इसका आकार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, अनियंत्रित होता जा रहा है। जैसे जैसे सरकार के कार्य बढ़ते जा रहे हैं, कल्याणकारी योजनाएं बढ़ती जा रही, विकास योजनाएं लागू करते जा रहे, वैसे वैसे नौकरशाही का आकार भी बढ़ता जा रहा है। अगला, नौकरशाही नागरिक स्वतंत्रता के विरोधी के रूप। बात हमें मालूम है कि नौकरशाही सरकार की ऐसी प्रणाली है जिसमें नियंत्रण सत्ता अधिकारियों के हाथ में होती है, और ऐसी स्थिति में सामान्य नागरिकों की स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। लोचहीनता, ठीक है, नम्यता का अभाव है, संवेदनशीलता का अभाव है, पारदर्शिता का अभाव है। अगर ऐसी स्थितियां हैं, उन सूरत में नागरिक स्वतंत्रता इस नौकरशाही द्वारा
बाधित कर दी जाती है। ठीक है, यानी नौकरशाही ऐसा संगठन के रूप में कार्य करता है जो स्वहित में लगा हुआ, परहित की बजाय स्वहित में। कार्य तो परहित के लिए करना है, सारी जनता के लिए करना है, जबकि ये कार्य स्वयं के हित के लिए, स्वयं के बढ़ावे के लिए, भलाई के लिए लग जाता है। तो ये चार विभिन्न अर्थ हैं जो FM मार्क्स द्वारा नौकरशाही के बताए गए हैं। इसी तरह हम नौकरशाही के जो प्रकार हैं ये भी FM मार्क्स द्वारा ही बताए गए हैं, इनको भी समझना है। पहला, अभिभावक नौकरशाही, गार्जियन ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, गार्जियन, अभिभावक, यानी जो आपका ध्यान रखे क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, जो इस बात का ध्यान रखे वो अभिभावक। ठीक है, यानी ऐसी नौकरशाही जो जन साधारण के हित के लिए सदैव चिंतित हो। प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की योजना प्रस्तुत की थी वह ऐसी नौकरशाही का उदाहरण थी। आधुनिक युग में अगर हम बात करें प्रशा की जो नौकरशाही, प्रशा मतलब जो जर्मनी के लिए यूज हुआ है प्रशासन, ठीक है, तो प्रशा की इस नौकरशाही में राज्य के हित में समर्पित एकीकृत एवं संतुलित प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षित एवं योग्य प्रशासन, राजतंत्र और मध्यम वर्ग का समन्वय जैसी बातें इसके अंदर शामिल रही हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलेंगे दूसरे नौकरशाही के प्रकार की तरफ, जिसका नाम है जातीय नौकरशाही यानी कास्ट ब्यूरोक्रेसी। ऐसी नौकरशाही वहां से निकल के आती है जहां पर शासन और प्रशासन में उच्च वर्गीय लोगों का दखल होता है, वही लोग पदों पे पहुंचते हैं, यानी वे व्यक्ति नियुक्ति पाने में सक्षम हो जाते हैं जो उच्च वर्गों या जातियों या शासकीय जाति के होते हैं। ठीक है, विलोबी ने इसे कुलीन तंत्रीय नौकरशाही भी कहा। कुलीन तंत्रीय नौकरशाही ब्रिटेन के लिए यूज हुआ है शब्द। ठीक है, ब्रिटिश व्यवस्था के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया है और ब्रिटिश व्यवस्था को उन्होंने कुलीन तंत्रीय नौकरशाही के रूप में देखा है। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने उदाहरण इसमें मार्क्स ने जो प्रस्तुत किए हैं वो रोमन साम्राज्य के, और वर्तमान में अगर बात करें तो जापान का जो मेजी संविधान है उसके अंतर्गत भी इसी प्रकार की नौकरशाही का उल्लेख आपको उसमें मिल सकता है। अब बात करते हैं संरक्षण नौकरशाही, पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। इसको हम लूट प्रणाली, जिसको कि स्पॉइल सिस्टम भी कहते हैं, इस पर आधारित है। यानी इसमें क्या होगा, लोक सेवकों की जो नियुक्ति है योग्यता के आधार पर नहीं होगी, बल्कि नियोक्ता के साथ उनके राजनीतिक संबंध कैसे हैं उसके आधार पर होती है। जैसे कि अमेरिका की बात करें कि अमेरिका में जब भी नए राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो पूर्व राष्ट्रपति के साथ कार्यरत पूरा स्टाफ त्यागपत्र दे देता है और जो नए राष्ट्रपति अपने चहेतों को उन उच्च पदों पर आसन नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई, प्रशासन तंत्र का महत्वपूर्ण भूमिका क्या रहेगी कि वो जिनके द्वारा नियुक्ति पा रहे हैं उन्हीं के उद्देश्यों को, उन्हीं को खुश करने की दिशा में वो लगे रहते हैं। और चौथी और अंतिम जो वर्तमान में सभी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में ये विशेषता पाई जाती है, योग्यता पे आधारित नौकरशाही, मेरिट ब्यूरोक्रेसी। ऐसी व्यवस्था जिसमें नियुक्तियां योग्यता के आधार पर और योग्यता की जांच परीक्षा के माध्यम से, जो व्यक्ति नियुक्त होंगे उनका कार्यकाल सुनिश्चित हो, निश्चित वेतन उन्हें मिले, निष्पक्ष रूप से वो कार्यों का संचालन करें, संविधान के प्रति उनकी निष्ठा हो। ठीक है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था को योग्यता आधारित नौकरशाही हम कहेंगे। आधुनिक विश्व में, वर्तमान में अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में संरक्षण नौकरशाही के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप इस पद्धति को अंगीकार किया गया। पैट्रोनेज सिस्टम जो मैंने बताया
ब्रिटेन में भी रहा है, अमेरिका में भी लूट प्रणाली अमेरिका में थी, पदों की नीलामी जो है फ्रांस की विशेषता रही है। ठीक है, और इस पद्धति को, इस जो 3 जगह मैंने बताई, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है, उनमें भी अब इस जगह बदलाव आ गया है और सभी जगह योग्यता आधारित नौकरशाही व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। मैं यहाँ अभी फिर कहना चाहूँगा कि आज भी अमेरिका में नव राष्ट्रपति जब चयनित होते हैं तो उच्च पदों पर उनके चहेते लोगों को ही लगाया जाता है, यानी कहीं ना कहीं आज भी वहाँ पे पेट्रोनेज सिस्टम बाकी है, चल रहा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में और डिटेल में बताया जाएगा कि नौकरशाही की क्या भूमिका रहेगी, क्या उसके दोष है, कैसे उनमें सुधार किया जा सकता है, इन सब बातों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी।